तो हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट द थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सो इस वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि एक सारी थ्योरीज को डिस्कस करना एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, और कोई भी व्यूअर और मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ तो वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इस वीडियो में हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So firstly, I am going to tell you about there are 4 theories of child development. First is psychoanalytic, second is cognitive, third is behavior, and fourth one is social. Okay, in this video, particularly I am only focusing first theory, that is psychoanalytic. Okay, so psychoanalytic में भी 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था। फर्स्ट इज सिगमंड फ्रॉइड एंड सेकंड वन इज एरिक एरिक्सन। ओके, तो बस इस वीडियो में सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को शुरू करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो सबसे पहले बता दूं कि साइकोएनालिटिक थ्योरी का अदर नेम क्या है। साइकोएनालिटिक थ्योरी का अदर नेम है साइकोसेक्सुअल। ओके, साइकोसेक्सुअल चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी, दिस इज द फुल नेम ऑफ full other name of this theory. Okay, it was given by Sigmund Freud, as I told you earlier, and in which year it was given? It was given in 1905. तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बता के आना है। एंड इसके ये कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे क्या होता है, जो एग्जामिनर जब चेक कर रहा होता है, ये आई कैचिंग होती है कि किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने पेपर में 1905 या ईयर मेंशन किया हुआ है। तो इससे क्या होता है, तुम्हें एक हल्का सा, तुम्हें एक तुम्हारा प्लस पॉइंट होता है तुम्हारे आंसर में कि तुम्हें वो चीज़ याद है जो बाकी स्टूडेंट ने लिखी हुई। लाइक 10 पेपर्स चेक हो रहे हैं जिसमें से सिर्फ 3 या 4 स्टूडेंट्स ने लिखी है, तो 3 या 4 स्टूडेंट्स को नंबर ज़्यादा मिलेंगे डेफिनेटली। ओके, तो ये 1905 लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो साइकोएनालिटिक थ्योरी या जिसे साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोल देते हैं, इसमें 3 पार्ट्स आते हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने डिस्क्राइब किए। फर्स्ट इज आईडी, सेकंड इज ईगो एंड थर्ड वन इज सुपर ईगो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईडी के ऊपर। आईडी क्या होती है? इट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ। ओके, प्रेजेंट बर्थ के टाइम प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। की आईडी क्या है? पूरी स्ट्रक्चर बनाती है पर्सनैलिटी का उस टाइम पे। तो दिस वॉज आईडी। एंड यस, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, दैट इज़ इट इज़ ऑलवेज गवर्न्ड बाय प्लेयर प्रिंसिपल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट भी करके आना है। तो आईडी में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वो हैं, इट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ और इट मेक्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी। ओके, एंड थर्ड वन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताया, इट इज़ गवर्न्ड बाय प्लेजर प्रिंसिपल। तो इसको हाईलाइट करके आना है, डबल पेन से करके आना है, कलरफुल पेन से जैसे करके आना है, वो अपने आप लैंग्वेज में आप देखो। सो दैट वाज ऑल अबाउट आईडी। अब हम चलते हैं सेकंड पे, दैट इज़ ईगो। सो ईगो जो है ये प्रेजेंट कब होती है? फ्रॉम 2nd month to 6 months of life. Okay, and it is governed by reality principle. So this ego is always concerned with memory and judgment, and it is always governed by reality principle, and it is a mediation between ID and super ego. तो ID and super ego के बीच में आती है ego. Okay, तो ID पढ़ा अभी। ID क्या बेसिक स्ट्रक्चर है जो पर्सनैलिटी बनाता है, एंड इट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ, गवर्न बाय प्लेजर प्रिंसिपल, याद रखने वाला पॉइंट। सेकंड हमने बात करी अभी तक ईगो की। ईगो के मैंने बताया आपको कि इसमें भी 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो सेकंड से 6 months ऑफ लाइफ का होता है पीरियड, और इट इज़ गवर्न बाय, इसमें कौन सा रियलिटी प्रिंसिपल आता है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है इट इज़ ऑलवेज कंसर्न विद किसके साथ होता है? जजमेंट एंड मेमोरी। ओके, तो लास्ट हम बात कर लेते हैं सुपर ईगो के बारे में। तो सुपर ईगो में आता है all the prohibitions that child learn from the environment। जो भी चीज़ के लिए मना किया जाता है सारा कुछ आता है सुपर ईगो के अंदर। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द रेगुलेशंस इम्पोज्ड अपॉन चाइल्ड। कैसे? कौन कौन करता है? बाय पेरेंट, बाय सोशल एंड कल्चर। तो सारी चीज़ के लिए उसको रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ भी उसको चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, वो सारा कुछ सुपर ईगो के आ रहा है, सुपर ईगो के अंडर आ रहा है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द 3 साइकिक स्ट्रक्चर्स जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिए थे। 3 कंपोनेंट्स, उसके 3 स्ट्रक्चर्स बताए थे, दैट इज आईडी, ईगो एंड थर्ड वन इज सुपर ईगो। ओके, तो ये था सिगमंड फ्रॉइड के थ्योरी का फर्स्ट पार्ट, जो मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट पार्ट अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का आ गया या सपोज करो 4 मार्क्स का आ गया, तो पहले 4 मार्क्स के बारे में करते हैं। 15 मार्क्स में तो आपको सारी थ्योरीज बता के आनी है। अगर ये 4 मार्क्स आ गया, और मोस्टली ये क्वेश्चन सिगमंड फ्रॉइड के नाम से आता है, सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी, तो उसमें तुम्हें बता के आना है। तो फर्स्ट पार्ट जिसमें ये सब कुछ आ गया। सेकेंड पार्ट जो है दैट इज़ द टोपोग्राफिक मॉडल, जो आइसबर्ग फिनोमेना जिसे कहते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने जो दिया था, जो आपकी स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहा होगा। तो जो आइसबर्ग कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और हमने ये शायद छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा।
ठीक है। आइसबर्ग प्रिंसिपल सिंपली क्या कहता है, ये कुछ पार्ट जो होता है आइस का हमें ऊपर दिख रहा होता है, ठीक है, ओशन में आइस का कुछ पार्ट ऊपर हमें दिख रहा होता है एंड मेजर जो उसका काफ़ी पार्ट होता है वो नीचे सबमर्ज होता है इन द सी या ओशन के अंदर। एंड हमें वही जो चीज़ है वो सेम उसको सिगमंड फ्रॉयड ने उसको चाइल्ड थ्योरी के हिसाब से उन्होंने मॉडल में रिप्रेजेंट करके बताया हुआ है कि जो हमारा कॉन्शियस लेवल होता है वो बाहर होता है, ऊपर की तरफ होता है, एंड जो हमारा थोड़ा सा पार्ट जो जिसमें अभी सिर्फ सी के अंदर होता है दैट इज़ प्री कॉन्शियस लेवल, एंड जो सबसे ज़्यादा अंदर पार्ट होता है जो बिल्कुल डीप होता है सी के अंदर या ओशन के अंदर दैट इज़ अनकॉन्शियस लेवल। ओके, जैसे आप देख सकते हैं कॉन्शियस लेवल में थॉट्स आ रहे हैं, परसेप्शंस आ रही हैं, प्री कॉन्शियस लेवल में मेमोरी, स्टोर्ड नॉलेज, ओके, एंड अनकॉन्शियस लेवल में आ रहा है फियर्स, वॉलेंट मोटिव्स, इमोरल अर्जेस, सेल्फिश नीड, शेमफुल एक्सपीरियंसेस, irrational wishes, this all came under unconscious level. Okay, तो ये था आइसबर्ग कंसेप्ट। दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की, दैट इज फ्लूइड स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट दैट वाज आल्सो गिवन इन द सेम ईयर, दैट इज 1905। ओके, तो फर्स्ट स्टेज थी ओरल, सेकंड इज एनल, थर्ड इज फेलिक, फोर्थ इज लेटेंट एंड फिफ्थ वन इज जेनाइटल। सो अब बात कर लेते हैं ओरल स्टेज के ऊपर। तो ओरल स्टेज में क्या आ रहा है, 0 to 1 ईयर के होते हैं। सबसे पहले आपको ये बता के आना है, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड प्राइमरी सोर्स फॉर इंट्रैक्शन इज माउथ, एंड माउथ क्या होता है, वाइटल फॉर ईटिंग, एंड इट इज ऑल्सो डिजायर्स फॉर प्लेयर फ्रॉम ओरल स्टिमुलेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव। इस स्टेज का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है दैट इन्फेंट होता है वो डिज़ायर करता है प्लेजर फ्रॉम ओरल स्टिमुलेशन। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो एक पैथोलॉजी है जो आपको मेंशन करके आनी है, क्या कि जो इन्फेंट होता है वो ज़्यादा ही डिपेंड होता है तो अपने पेरेंट्स की तरफ या उसके केयर टेकर्स की तरफ, जिसकी वजह से लेटर ऑन अगर इस चीज़ की फिक्सेशन रही उससे क्या होगा, उसको एग्रेशन होगा या फिर ज़्यादा ही उसकी टेंडेंसी होगी डिपेंडेंसी की तरफ। ओके, तो ये थी इसकी पैथोलॉजी और ऑब्जेक्टिव। सो अब बात कर लेते हैं एनल स्टेज की। एनल स्टेज का सबसे पहले बता के ना टाइम पीरियड कितना होता है, 2 to 3 ईयर्स का, एंड द मेन focus of the child during this stage is controlling his or her bowel and bladder movements. Okay, and the major conflict during this stage is toilet training. The child learns how to control his or her bodily movements. तो इस स्टेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीजिंग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे हमने उस ओरल स्टेज में ऑब्जेक्टिव की बात करी थी, हर स्टेज में हमने ऑब्जेक्टिव जरूर बता के, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पैथोलॉजी भी बता के। तो इस स्टेज की ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीजिंग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड इसकी जो पैथोलॉजी है वो है एनल इटोरिज्म। पहले आपको इसका मेन फोकस, फिर उसकी ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट में आपको उसका पैथोलॉजी बता के आनी है। ओके, एंड और एक चीज़ आपके साथ मैं इसका शेयर कर दूं, तो ड्यूरिंग दिस स्टेज पेरेंट्स ऑल्सो यूटिलाइज प्रेज एंड रिवॉर्ड्स फॉर यूजिंग टॉयलेट एट द अप्रोप्रिएट टाइम। एनकरेज, उससे क्या होता है, एनकरेज होता है पॉजिटिव आउटकम एंड हेल्प चिल्ड्रन फील कैपेबल एंड प्रोडक्टिव। एंड फ्रॉयड जो साइंटिस्ट था उसने भी बिलीव किया था कि जो ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग दिस स्टेज सर्व एज अ बेसिस फॉर द पीपल टू बिकम कॉम्पिटेंट, productive and creative adults. Okay, so this was all about the anal stage. So अब बात कर लेते हैं फेलिक स्टेज की। तो फेलिक स्टेज में सबसे पहले आपको बता के आना टाइम पीरियड दैट इज 4 to 5 ईयर्स का। So the primary focus of the libido is on the genitals. The child came to know about the differences between the male and female. And Freud also believed that the boys begin to view their father as a rival for their mother's affection. तो इसमें हम दो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे, दैट इज इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड वन इज इलेक्टर। तो ये दो कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा मेंशन करके आना है। तो फटाफट इडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इडिपस कॉम्प्लेक्स डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ वांटिंग टू पोजेस द मदर एंड द डिजायर टू रिप्लेस द फादर। ओके, तो उसको कहते हैं फीलिंग थी अपनी मदर की तरफ, एंड वो चाहता था कि अब मेरे फादर हैं वो मदर के पास ना आए। ओके, एंड हाउएवर द चाइल्ड आल्सो फियर दैट ही विल गेट पनिश्ड बाय द फादर ऑफ फॉर दीज फीलिंग्स। फियर फ्रॉयड ने क्या टर्म किया था इसको, कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी। ओके, तो दिस वाज इडिपस कॉम्प्लेक्स। ओके, अब हम चल लेते हैं इलेक्टर कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो ये जैसे बॉयज़ का था, जो इलेक्टर कॉम्प्लेक्स है वो गर्ल्स का है। ओके, तो उसमें वैसा वर्सा है कि गर्ल्स जो होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है अगर उनके फादर के करीब उनके मदर आते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेज इज चाइल्ड रियलाइजेस वेरियस सेक्सुअल क्वालिटीज विदाउट एम्बैरेसमेंट्स। ओके, तो ये था इसकी ऑब्जेक्टिव। एंड सो जो इसमें पैथोलॉजी है वो है it does not resolve the balance between mother and father role that doesn't develop। जो बच्चे में है इस स्टेज के ड्यूरिंग जो रोल है मदर एंड फादर का वो डेवलप नहीं हो पाता ठीक से। तो बात कर रहे हैं लेटेंट स्टेज की। ओके, तो लेटेंट स्टेज का सबसे पहले टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड है 6 to 12 ईयर्स का। ओके, एंड जो प्राइमरी फोकस होता है इसका, इस टाइम पे ऑल द क्वालिटीज आर suppressed. So during the latent period the libido's interests are suppressed. So during this stage
बेसिकली जो चाइल्ड होता है वो कम्युनिकेटिव स्किल्स सीखता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो इसी में जो ऑब्जेक्टिव है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, अब बात करते हैं पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी में क्या होगा, अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस या उसके अंदर वो कम्युनिकेटिव स्किल्स या अपनी नॉलेज नहीं सीखेगा तो उसमें क्या होगा, उसका इमेच्योर बिहेवियर होगा। तो दिस इज़ द पैथोलॉजी। ओके, तो अब बात करते हैं लास्ट स्टेज की, जेनाइटल स्टेज। तो जेनाइटल स्टेज का सबसे पहले टाइम पीरियड की बात करें, दैट इज 13 to 18 ईयर्स ऑफ एज। ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल डेवलप्स अ सेक्शुअल इंटरेस्ट टुवर्ड द ऑपोजिट सेक्स। ओके, एंड यस, तो मैं एक और चीज़ बता के आने क्या कि इफ़ द इंडिविजुअल पासिस ऑन ईच स्टेज सक्सेसफुली। ओके, तो इस टाइम पे जो इंडिविजुअल होगा वो वेल बैलेंस्ड होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्या है, मोर मैच्योर पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, मोर पर्सनैलिटी बनेगी उसकी। सो पैथोलॉजी क्या है, अनरिजॉल्व ट्रेट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेजेस आर सीन। मतलब क्या होता है कि जो पुराने स्टेजेस में जो भी चीज़ें नहीं कर पाता है इंडिविजुअल चाइल्ड, जो भी शुरुआत से की है, तो इस स्टेज में वो तुम्हें पूरी दिखती होती हैं उस चाइल्ड में। तो ये थी सारी स्टेजेस। अब हम लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज़ द डीमेरिट्स ऑफ दिस थ्योरी। ओके, दो डीमेरिट, सबसे पहले दो ही डीमेरिट हमने बता के आना है। तो सबसे पहले डीमेरिट क्या है, तो दिस थ्योरी इज ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन द अडल्ट साइकोलॉजिस्ट पेशेंट्स। ओके, एंड ऑल्सो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑब्सेस्ड पर्सनैलिटी ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। ओके, तो ये दो डीमेरिट्स आपको बता के आने हैं इस थ्योरी के ऊपर। अगर ये आप क्वेश्चन जैसे मर्जी मोल्ड होकर आ जाए, चाहे सिगमेंट फ्रूट के नाम से आ जाए, चाहे सेक्सुअल के नाम से आ जाए, साइको एनालिटिक जैसे भी आ जाए, आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आ जाएगा। आई होप सो मैंने सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर कर दिए हैं। एंड यस, अगर आपको इस टॉपिक की पीपीटी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत ज़्यादा शॉर्ट में, सिर्फ टू द पॉइंट जितना एग्जामिनर को चाहिए, एंड 4 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है ये, जितना मैंने आपको भी बताया, जितना मैंने आपको वर्बली भी बोला है। एंड सॉफ्ट कॉपी में चाहिए था कि आप उसको प्रिंट कर लो पढ़ने के लिए, तो आपको वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और थ्योरी के साथ, ठीक है। आप अगर बताओ मुझे कोई भी थ्योरी आपको चाहिए, नेक्स्ट एरिक एरिक्सन की चाहिए, कोई भी थ्योरी के आपके बारे में बात करनी है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।